हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान, जो आपको फाइनल एग्जाम 2025 को होने वाला है। उसके लिए अभी आपको तैयारी स्टार्ट हो गया है। ये हमारा बूस्टर डोज 1 वीडियो होने वाला है। इसमें आपको टारगेट है 90% प्लस सामाजिक विज्ञान में लाने का। देखिए, हमारा कोशिश रहेगा इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों रहेगा। ये हमारा बूस्टर डोज 1 वीडियो होने वाला है। उसके बाद आपका डोज 2, डोज 3 इसी तरह से वीडियो आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रवाद बोल रहा है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। राष्ट्रवाद क्या होता है? तो किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। तो ये आपका राष्ट्रवाद का लिख देना है। आगे यदि हम लोग देखते हैं निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार, क्या बोल रहा है? ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित होती है और दमनकारी सरकार होती है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आइए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कल्पना दर्श, जिसको हम लोग दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, यूटोपिया क्या है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है, देखिए, एक ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतना अच्छा है, इतना आदर्श है, उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। जैसे मान लीजिए जाति प्रथा, जाति प्रथा क्या कभी ख़त्म हो सकता है? धर्म में भेदभाव कभी ख़त्म हो सकता है? कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन हम मान के चलते हैं ऐसा समाज को कल्पना करना जो इतना अच्छा है कि उसका साकार होना मुश्किल है, असंभव, उसी को हम लोग कल्पनादर्श बोलते हैं। ठीक है, आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन क्या है। तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। मिट्टी, वन, जल, ये सब क्या है? हमारा संसाधन है। मोबाइल से हम क्या कर रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं तो मोबाइल हमारे लिए संसाधन है। अगर हमको कॉपी में लिख रहे हैं तो कॉपी में लिख रहे हैं, किससे? पेन से लिख रहे हैं तो पेन हमारे लिए संसाधन। जो भी हमारा ज़रूरत को पूरा करता है वो हमारे लिए संसाधन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए संसाधनों का वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से किया जाता है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर क्या आता है। पहला नंबर उत्पत्ति के आधार पर, इसमें आपको 2 को रखा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। क्लियर हो गया। आगे देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर रखा गया है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा हम लोग देखेंगे स्वामित्व के आधार पर अगर रखा गया है संसाधन को, तो पहला आपका व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा आपका सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है आपका राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्लियर है। चौथा देखिए विकास के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो पहला आपका संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार और चौथा संचित कोष होता है। ठीक है, तो ये हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं। एक और नाम इसका परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। नवीकरणीय संसाधन बोले या परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, दोनों बात सेम है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है क्या, जो वैसे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार उपयोग करने के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसको दोबारा हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे आपको क्या हम लोग बोल सकते हैं, इस प्रकार का संसाधन को नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हम लोग को हर दिन मिल रहा है, हवा मिल रहा है, जल मिल रहा है, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये सब हमारा नवीकरण संसाधन का उदाहरण कहलाएगा। आगे देखिए अनवीकरण संसाधन बोलेंगे या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, तो दोनों को उत्तर एक ही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बोलेंगे वैसे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं तथा जिन्हें एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा खनिज हो गया,
कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या है एक बार समाप्त हो जाएगा तो दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएगा। तुरंत अब कुछ समय अंतराल में इसको दोबारा नहीं बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन ये हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी करने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, व्याख्या करिए। या तो हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो हमारा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। क्वेश्चन ये पूछे या क्वेश्चन ये पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका को समाप्त करने के लिए तथा बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के विचार से वेतनभोगी, जिसको पेमेंट दे करके कर्मचारी तैनात कर दिए जाते हैं, उसी को हम लोग गुमास्ता बोलते हैं। कहने का मतलब समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारतीय व्यापारी या फिर दलालों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त करने के लिए, बुनकरों पर कंट्रोल, ये किस तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या कि हम लोग एक वेतनभोगी कर्मचारी तैनात रख दिए, समझिए, उसी को हम लोग गुमास्ता बोलते हैं। इन गुमास्तों को निम्नलिखित काम था, क्या क्या हम गुमास्ता को काम दे दिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम बोले बाबू, जो गुमास्ता बुनकरों को कर्जा देते थे, क्या करता था, बुनकर जो उसके यहाँ काम करते थे उसको हम लोग क्या देते थे, कर्ज दे देते थे, ताकि कोई भी बुनकर अपना माल दूसरे व्यापारी को नहीं बेच सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट को लिखेंगे बाबू। दूसरा है क्या बोलो, जो भी बुनकर कर्जा लेते थे वे सभी लोग अपना कपड़ा गुमास्ता को ही देते थे। मान लीजिए आप कर्ज हमसे लीजिएगा, कपड़ा दूसरा को दीजिएगा, ऐसा तो नहीं ना करिएगा। तीसरा पॉइंट को अगर हम लोग देखते हैं, गुमास्ता जो है बुनकरों से कपड़ा इकट्ठा करते थे और कपड़ों की गुणवत्ता की भी जांच करते थे, ताकि आपको जो कपड़ा अच्छा क्वालिटी का दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, ये सब भी चेक करना होता है ना, क्योंकि आप ही के यहाँ काम कर रहा है तो हो सके आप ख़राब क्वालिटी का कपड़ा बना कर देता हो। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे जैसे कर्जा मिलते गए, महीन कपड़ों के धीरे धीरे डिमांड क्या हो गया, बढ़ने लगा। और ज़्यादा कमाई, देखिए हर चीज़ में क्या होता है, जो ज़्यादा कमाई के आस में क्या होता है, बुनकर कम पैसे में भी काम करने लगे। ठीक है, इतना ही इसमें आपको डोज 1 में क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे ज्वाइन होना चाहते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसी तरह से आपको डोज 1, डोज 2, डोज 3 वाला वीडियो आता रहेगा। फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और जितना भी क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से याद करके नोट कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको अच्छा सुंदर से याद ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं डोज 2 वीडियो में। थैंक यू सो मच।